Jai Hind everyone, I am Pankaj and I have initiated to come with the news outlet of the Hindu newspaper, and I'm going to be tell you some insights of that newspaper so that you can score good marks in the UPSC, and I will also tell why it is so important because अभी जो recently एक एग्जाम हुआ था 2026 of 24th मई, तो उसमें जो यूपीएससी था उसने somehow the most of the questions are coming from the Hindu newspaper and the PIB. In that way मुझे लगता है कि आपको न्यूज़पेपर के आउटलेट के साथ क्या क्या प्रीवैक्यूज में पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड अगर मैं शेयर करूंगा तो आपकी लर्निंग के साथ साथ मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। तो लाइकवाइज इन द फर्स्ट पिक्चर जिसमें प्रेग्नेंट वुमन को बताया गया है कि जिसमें जो समर सीजन होता है उसमें वो कितनी वनरेबल होती है। वुमन यूजली जब प्रेगनेंसी के टाइम में होती है तो उनका जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है और हाई होने की वजह से उनको स्वेटिंग ज्यादा होती है और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। So based on this, the doctor always tell the women who are in the pregnancy time, drink more, have some fruit that have a good quantity of water. So यूपीएससी ने अभी तक पीवाईक्यूज में जो अगर पूछा जाए तो उन्होंने टर्म्स रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं ईट से। जैसे एल्बिडो इफेक्ट से काफी पॉपुलर होता है। एल्बिडो इफेक्ट में बेसिकली होता है कि द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू द अमाउंट ऑफ इनवर्ट लाइक इनकमिंग लाइट। जैसे अगर किसी सरफेस में अगर लाइट इनकमिंग हो रही है तो उससे लाइट कितनी रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो किसके रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है इनकमिंग लाइट के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, तभी हमने उसको डिनोमिनेटर पे लिख रखा है। तो एक एल्बिडो का एक फॉर्मूला भी होता है ना। तो अगर जैसे मान लो कि हमें मालूम है कि व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट, तभी हम लोग गर्मी के टाइम में छत में व्हाइट कलर की पुट्टी कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि एल्बिडो जहाँ हाई है, जहाँ ज्यादा रिफ्लेक्शन है, वो एरिया हमें काफी मतलब क्या कहते हैं कूल लगने वाला है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द स्नो एट हियर। और जहाँ एल्बिडो कम होगा वो एरिया काफी हॉट होगा। जैसे एसफॉल्ट रोड हो गई, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं डामर की रोड हो गई। ओके, सो इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हो जाते हैं जैसे अर्बन हीट आइलैंड्स। अर्बन हीट आइलैंड्स जो होते हैं वो आपके रूरल एरिया के नियर बाई होते हैं, और रूरल एरिया में जो होती है ठंडक ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। और रीजन इज व्हाट? थर्मल इन्वर्जन। सेम वही एल्बिडो इफेक्ट। थर्मल इन्वर्जन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहाँ हीट होती है वो राइज करती है, वो ऊपर की ओर जाती है, लेकिन जो हीट होती है वो ट्रैप में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग्स होते हैं, कैनियंस जैसे बिल्डिंग्स हो जाते हैं अदर अदर एंड्स में, तो जिससे जो हीट होती है वो एक चैम्बर क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से आप ना घुटन के मारे गर्मी से आप तड़पते रहते हैं। ये तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा जो एफॉरेस्टेशन है वो इसको बीट कर सकता है। और अभी रिसेंट जो आपके मतलब क्या कहते हैं कि जितने भी इलेक्शंस हुए चेन्नई में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंटल मैनिफेस्टोज में बहुत चीजों डाल रखा है। जैसे टीवीके की गवर्नमेंट ने डाल रखा था और एआईडीएमके की भी सरकार ने भी उसमें डाल रखा था कि कैसे हम एक मतलब नोडल ऑफिसर बनाएंगे जो इस चीज को कैटर आउट करेगा कि अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो हम उस चीज से लेकर आए। तो आने वाले टाइम में हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमको एनवायरमेंटल जो एक बहुत खराब चल रहा है उससे भी रिलेटेड काफी डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। और आज के न्यूज में अगर देखा जाए तो जियोग्राफिक कंटेक्स्ट में ज्यादा पूछा गया है ये। फिर आ जाइए आपका मेन जो पेज है द हिंदू का, उसमें आपके जो रिव्यू है जो कि बेसिकली आपके यूएस सेक्रेटरी, जैसे हमारे इंडिया में एक्सटर्नल अफेयर जो आपके जयशंकर साहब होते हैं, वैसे यूएस में आपके यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है। तो इंडिया में अभी वो आ रखे हैं और उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें की और उन्होंने ये बोला है कि जितने भी हमारे जो टेक्निकल रिलेशन होते हैं अदर स्टेट से, यूएस के अदर स्टेट से होते हैं, वो कभी भी इंडिया के एक्सपेंस पे नहीं आने वाले, मतलब इंडिया को कभी भी हार्म नहीं होने वाला। और ये कहीं ना कहीं मुझे बाइज्ड कंटेक्स्ट लगता है, क्योंकि अभी आप आगे मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगा उसमें कैसे मतलब किस तरीके से यूएस ने जो रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हुई हैं, है ना ये। तो अभी अगर इसके कंटेक्स्ट में अगर मैं बात बोलूंगा तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें यूएस से काफी कौन कौन से अगर अगर हम आईआर की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, तो व्हाट आर द एक्सरसाइज वी आर डन विद द यूएस, लाइक युद्ध अभ्यास वी यूजली परफॉर्म and it is an army exercise. In the same way that Cape India, the Cape India is done by the Air Force, and the Malabar exercise is done between the navies of. And Malabar exercise is not solely done between the India and the US. Basically, Malabar exercise is a part of क्वाड ग्रुपिंग का है। और अभी फॉरेन मिनिस्टर जापान के जो है आपके ये तोशी मित्सु मोटेगो,
इन्होंने खुद बोल रखा है कि कैसे जो आपका ये जो क्वाड ग्रुपिंग है वो अपनी धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं कि जो एक फ्रेमवर्क है उसको लूज कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी को लूज कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारे जो एक्शंस होते थे या फिर जो हम लोग जो एक कनेक्शन रखते थे वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। 2024 से हमारे क्वाड समिट्स कंप्लीट क्वाड समिट्स नहीं हुई है। हाँ, नो डाउट 2025 में 2 बार ऑलरेडी हो रखी हैं, लेकिन वो बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स है। क्वाड मीटिंग में और भी मिनिस्टर्स को बुलाकर साथ में बात की जाती है, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है ना। तो अगर मैं आपको जनरल अगर थॉट बताता हूँ इस आईआर के बेसिस पे, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि हाउ मेनी एक्सरसाइज वी आर कंडक्टिंग बिटवीन देम। तो यूएस के साथ वी आर डूइंग युद्ध अभ्यास, द केप इंडिया एंड द मालाबार एक्सरसाइज। और इसके साथ साथ अगर मैं ग्रुपिंग की बात करता हूँ कि इन विच ग्रुप इंडिया एंड द यूएस आर प्लेइंग टुगेदर, I2U2. I2U2, one I is for India, one I is for Israel, one U is for UAE, and one U is for USA. In the same for the Quad, Quad is basically what? The India, USA, Australia and the Japan, है ना? और ठीक वैसे G20 में भी इंडिया और यूएसए का सेम रोल प्ले होता है। इस बार हमारे लिए और इम्पोर्टेंट इस वजह से हो गया क्योंकि 2026 में यूएसए प्रेसिडेंशियल होल्ड करने वाला है G20 की। इससे पहले 2025 में जोहान्सबर्ग तुम्हारे साउथ अफ्रीका में हुई। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा बनना है। और ठीक अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जापान की बात करता हूँ, तो जापान में भी डू द धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, जो कि आर्मी की एक्सरसाइज हो रखी है। ठीक वैसे हम लोग नेवी की इनके साथ सेपरेट करते हैं जिसका नाम है जैमैक्स नाम है, जापान इंडिया नेवी एक्सरसाइजेस। और बालाबार एक्सरसाइज में तो यूएस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान हम एक साथ तो करते ही करते हैं। तो अभी अगर मैं पॉलिटिक्स के कंटेक्स की बात करूं, तो पॉलिटिक्स में अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ तो काफी सारी चीजें जो हमने यूएस से ले रखी है, जैसे फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस का हो गया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जैसे मैं यूके की बात करता हूँ, यूनाइटेड किंगडम की, तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा वहां से मतलब क्या कहते हैं कि ले रखा है लॉ मतलब क्या कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, बाई कैमरलिज्म हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमने यूके से ले रखी है ना, क्योंकि हम लोग उनके कहीं ना कहीं ऐसे गुलाम रहे हैं, ये हम ये बोल सकते हैं। तो काफी बार हमने उनसे ही लॉ ले रखे हैं। लेकिन यूके में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो एक अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारे इंडिया ने फॉलो किया रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बाय विजिंग द यूएस टर्म्स, है ना, यूएस को देख कर किया है। ठीक वैसे यूएस में प्रेमबल है, हमने भी प्रेमबल को यूज किया है। 26 नवंबर 1949 को हमने उसको स्टैब्लिश कर रखा था। ठीक वैसे इम्पीचमेंट हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये सारी चीजें जो हमने मतलब क्या कहते हैं कि एक यूएस से लेनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक वैसे अगर मैं जापान की बात करता हूँ तो जापान में हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को यूज किया है। अब देखो, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एक बहुत ही फंडामेंटली है कि हाँ आपको लेजिस्लेटिव में जाना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा फिर उसको क्रॉस चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर कहीं भी कोई अगर उनको डिफॉर्मिटी दिखती है तो फिर वो अपने आर्टिकल्स के थ्रू उसको कट डाउन कर सकते हैं, आर्टिकल 13 के थ्रू। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ यूएस और जापान के डिफरेंस की, तो जापान में चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और यहाँ क्या चल रहा है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इस चीज को समझना है ना। और आजकल क्या हो रहा है कि यूपीएससी में ना टेक्स्ट और मतलब कि छोटे छोटे वर्ड्स जो टर्म्स बेस्ड है वो क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अभी पूछा जा सकता है कि लाइक जो अभी ईरानियन शिप जो डूबी गई है 2026 पेपर में तो नहीं आया, बट आ सकता है जो यूपीएससी के अदर्स एग्जाम होते हैं। तो जो अभी यूएस ने टॉर्पीडो लॉन्च किया था इंडियन ओशन में, जब ईरानियन शिप एज अ गेस्ट हमारे एक्सरसाइज में आई थी, तो उसमें वो कौन सा शिप था जो बेचारी डूब गई थी ईरानियन की, तो वो थी आपकी IRIS देना शिप थी। तो इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, इसको मत भूल जाइएगा। फिर अभी मैं बात करता हूँ असम राइफल की। असम राइफल ने बेसिकली एक कन्विक्ट को पकड़ा है जो कि मतलब एक यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी ग्रुप का मतलब एक पर्सन था, और वो काफी ही नोटोरियस था, उसने काफी सारे किलिंग्स कर रखे थे। और अभी कुकी विलेज में जाके उसने 2 लोग को खत्म किया था। और रिसेंटली अभी सीबीआई ने अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इन विच मिनिस्ट्री द सीबीआई इज बेसिकली कम, तो इसमें भी लड़कों ने गलत करके आ गया, उन लोगों ने होम मिनिस्ट्री लगा दिया इसका अंदर। तो सीबीआई जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस में आती है, इस चीज को याद रख लेना। और आसाम में अभी एक रूल चल रहा है आसपा का, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपकी मिलिट्री है वो बिना किसी वारंट के किसी को भी पकड़ सकती है। और इफ समहाउ अगर मिलिट्री पर्सन के थ्रू अगर कहीं धोखे से भी अगर कोई किल आउट हो जाता है तो इस मिलिट्री पर्सन की आपकी जो जॉब है वो भी नहीं जाएगी, और काफी चीजें हैं जो उसको सेफ गार्ड करती हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका आर्टिकल 21 आपसे छीन लिया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर बात की जाती है जो ऑफेंडर्स होते हैं उनके राइट्स को लेकर, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 होता है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ फॉर ऑफेंडर्स। लाइक मान लीजिए कि अगर मैं कहीं कन्विक्ट हूँ और आने वाले 10 साल के बाद अगर कोई एक ऐसा लॉ आता है जो मेरी कन्विक्शन में ज्यादा मेरे को मतलब चार्जेस लगाएगा, तो उस चीज से मुझे सेव करके रखेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस समय स्टार्टिंग में जिस कारण मैं जेल में हूँ, आने वाले 10 साल के बाद अगर उसमें और अगर एड ऑन किए जाते हैं आपके जेल के टर्म्स, तो उस मेरे टाइम में तो नहीं थे, तो अब अगर आ गए तो अगर मैं वो मेरे बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ वो गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से इस तरीके के जो लॉ है वो आपको सेव करते हैं आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 22 में आपको प्रोटेक्ट किया जाता है कि अगर आप कन्विक्ट होने वाले, जैसे 24 आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के थ्रू आपको मतलब एक लेटर प्रेजेंट करना होता है, अगर आपको अगर पुलिस कैच करती है, तो ये सारे लॉज हैं, इन सब चीजों को मतलब क्या कहते हैं रिवाइज करना होता है, देखना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि आपके झारखंड में बिटवीन द कांग्रेस एंड द आपकी जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, उसके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं कि कैसे वो लोग आपस में मतलब क्या कहते हैं कि जो एक यूनिटी है जिसमें हम लोग बोलते हैं सरना सनातन, तो सरना जो लोग हैं वो अपने आप को मानना चाह रहे हैं कि नो वी आर द डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू सोसाइटी, है ना। और जो सनातन धर्म के जो लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं, वी आर ऑल अंडर द सिविल सोसाइटी, वी आर अंडर द हिंदू सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके हिंदू हिंदू कंटेक्स्ट में जो फिर जो ट्राइबल राइट्स है फिर वो उनको नहीं मिलेंगे, जो उनको पेशा एक्ट से वो उनको नहीं मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर काफी क्लैशेस हो रहे हैं, तो इन सबको देखना होता है। तो अभी अगर मैं एक सिलेबस पॉइंट ऑफ से बात करूंगा, तो ये जो पेशा एक्ट है ये आपका 5th शेड्यूल में आता है। तो 5th शेड्यूल क्या है? 5th शेड्यूल में बेसिकली आपका जो ट्राइबल मेजोरिटी एरिया होता है उसके बारे में बात की जाती है, मतलब कि एक शेड्यूल एरिया के बारे में बात की जाती है। उस शेड्यूल एरिया में गवर्न कौन करता है? गवर्नर करता है, लेकिन उस शेड्यूल एरिया कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। वहां बनाई जाती है आपकी एडवाइजरी ट्राइबल कमेटी, जो कि उस समय मतलब क्या कहते हैं कि उसको अच्छी तरीके से देख रहा होता है। और ये चीज हमारे आर्टिकल 224 फर्स्ट में दे रखी है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि शेड्यूल 6, तो शेड्यूल 6 में समहाउ आपको सिमिलर चीजें मिलेंगी, लेकिन वो जो है ना वहाँ आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल होते हैं, और वो काफी पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू आपके शेड्यूल 5 वाले में। ठीक है। और इसका आर्टिकल भी सेम ही है, 244 है, लेकिन ये क्या है /2 में है। इतना बस आप याद रखिएगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ शेड्यूल 6 आपका कहाँ कहाँ अप्लाइड हो रखा है, सो दैट इज एटीएमएम। एटीएमएम इज व्हाट? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये बाकी आपके शेड्यूल 5 भी काफी जगह हो रखे। अब बस मेरे को ये बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे कुछ स्टेट होते हैं जहाँ आपके पहाड़ होते हैं वहाँ ट्राइबल्स तो होंगे। तो बस मुझे बताइएगा क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसा है कि नहीं, कि हिमाचल प्रदेश में पहले था लेकिन अब वहां से वो हट गया। तो ऐसा कौन सा, हाँ एक ये भी क्वेश्चन आ चुका कि ऐसा कौन सा स्टेट था जो पहले उसमें मतलब क्या कहते हैं कि आपकी एडवाइजरी ट्राइबल कमेटी थी बट अब वो वहां से हट चुकी है ये। और यूपीएससी में ऑलरेडी उसने पेशा एक्ट के बारे में ऑलरेडी पूछ रखा है कि पेशा एक्ट कब आया था, 1996 में आया था। इसमें आपकी ग्राम सभा की फॉर्मेशन होती है। ग्राम सभा के पास पावर होती है कि लैंड एक्विजिशन कर सकती है, जितने भी माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो उस पर भी लॉ लेकर आ सकते हैं, उसको भी इक्वेंच कर सकते हैं, उसको भी ले सकती है ना। तो ये इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका था, मेजर प्रोड्यूस और माइनर प्रोड्यूस, तो लड़के सोच रहे थे कि मेजर प्रोड्यूस आंसर होगा, तो वहां ये गलत कर आए थे। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, ये हो गया है ना। और फिर उसके बाद अभी अगर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूंगा तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अभी तक का। वाटर हाइकन जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब क्या कहते हैं कि जल कुंभी बोलते हैं। तो ये ना वाटर में जैसे ही जाता है ये काफी फैलने लगता है, तो जिसकी वजह से जो आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी अदर आपके जो इकोसिस्टम है उसका हैम्पर हो जाता है। तो ये एक तरीके की इन्वेजिव स्पीसीज है जिसमें जो आपका मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो बर्बाद होने लगता है ना। तो इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे कितने आपके मतलब क्या कहते हैं कि वो हो रखे हैं आपकी इन्वेजिव स्पीसीज, जो इस समय मतलब क्या कहते हैं कि काफी ज्यादा फेमस हो रखे हैं। तो आपको याद होना चाहिए प्रोसिपस जॉनीफोरा, है ना, ये मैक्सिको से आया हुआ है। और ये एक तरीके का बबूल जैसा पेड़ होता है ना। और ये क्या करता है, ये आपका मतलब क्या कहते हैं कि जहां लगना स्टार्ट हो जाता है फिर वो कर देता है। तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक इन्वेजिव स्पीसीज आपके लिए खराब भी हो सकती है ना, इतना याद लीजिएगा। ठीक ऐसे जैसे लैंटेना कैमोरा, ये कैसा, ये एक आपका ऑर्नामेंटल प्लांट है जो आपका यूएस लेकर आया था, ब्रिटिश लेकर आई थी आपके लिए, है ना।
फूल फूल होते हैं पहाड़ों में काफी ज्यादा दिखते हैं, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस होती है वो पहाड़ को बना के भी रखती है, मजबूत करके भी रखती है। तो हो सकता है इन्वेजिव स्पीसीज अदर स्पीसीज को एंड कर रही हो, लेकिन कुछ इन्वेजिव स्पीसीज हमारी चीजों को और भी एसिमिलेट भी कर देती है, ये भी है। तो ये आपका आ रहा है ट्रॉपिकल सेंट्रल और साउथ अमेरिका से होकर आ रहा है। ठीक है, आपका इसी तरीके से पार्थेनियम हो गया जो आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका से आ रहा है। हम लोगों ने कांग्रेस ग्रास के बारे में काफी सुना, ये हर जगह पाई जाती है ना। ये भी आपका ट्रॉपिकल अमेरिका से आ रहा है। ट्रॉपिकल अमेरिका इज बेसिकली द सेंट्रल अमेरिकन पार्ट, जिसमें आपका मैक्सिको आ जाता है, निकागोआ आ जाता है, इस तरीके के जितने भी आपके वहाँ कंट्रीज हैं वो सब आ जाते हैं। पैनामा, जहाँ पैनामा जा रही है वो चीज हो गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ एक इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं सेंचुरी के अराउंड ना लखौवा बुरवा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपके काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में ही हो रखी है, एक टाइगर रिजर्व वहां पास में हो रखी। तो वहां उन्होंने मतलब कि टारगेट किया है वुमेन्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कि वो कैसे इस वाटर हाइकिंग के थ्रू वो दूसरी चीजों को डेवलप करेंगे और उसको वो सोर्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक न्यूज है, ये न्यूज है, काफी अच्छी न्यूज है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अभी अगर मैं इसी इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ से बोलूंगा, तो अभी एक ऑपरेशन चल रहा था मध्य प्रदेश में, जिसमें लगातार एक टाइगर था जो लगातार एक वुमेन को भी किल किया था, काफी लोग को इंजर्ड किया था। तो उसको रेस्क्यू करना था, लेकिन रेस्क्यू के टाइम उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसमें जो बोला जा रहा है कि जो उसको ट्रैंकुलाइज किया गया उसकी वजह से उसको डेथ हो गई ये। लेकिन अभी भी आपका रिपोर्ट इसमें आई नहीं, अच्छे से नहीं है। तो अभी अगर यूपीएससी कंटेक्स्ट पॉइंट ऑफ से बोला जाएगा, तो आप ये जानिए कि मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट एक स्टेट है जहां सबसे ज्यादा आपके मतलब क्या कहते हैं कि मतलब कि टाइगर्स पाए जाते हैं, है ना। इसमें आपका टाइगर रिजर्व में कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, जहां आपकी द जंगल बुक बनी है, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, राता पानी और माधव टाइगर रिजर्व। 2026 यूपीएससी पेपर जो भी 24 में हुआ है वो यहाँ इससे पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया मतलब कि एमपी में सबसे ज्यादा आपके टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश में नागर सार्जुना डैम के बगल में जो आपका नागर सार्जुना जो आपका टाइगर रिजर्व है वो हो गया। और मैं अगर बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा टाइगर किस रिजर्व में पाए जाते हैं, तो वो आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में हो गया। तो ये न्यूज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ऐसे एक टाइगर काफी फेमस होता है जो मेरिनेस्टिक टाइगर होता है, व्हाइट कलर का टाइगर होता है, वो सबसे ज्यादा आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में पाया जाता है, ये हो गया। अभी देखिए एनवायरमेंट से रिलेटेड कितनी प्यारी न्यूज निकल कर आई है। एक आपका चिली कुम्बन करके मतलब एक एलिफेंट था जो आपका केरला में था, उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि मतलब क्या कहते हैं कि एक कैनाल है ना, वो परिकुंबलम कैनाल है, उसमें बेचारा चला गया और वो डूब गया, इस वजह से हो गया। काफी डोसाइल टस्कर था, मतलब कि काफी ऐसा टस्कर था जो शांत रहता था। यूजली जो देखिए दो टाइप के आपके टस्क होते हैं, ठीक है, मतलब कि एलिफेंट होते हैं, एक अफ्रीकन एलिफेंट, एक आपका एशियन एलिफेंट। अफ्रीका में प्लांट कम होने की वजह से जो अफ्रीका वाले जो मतलब वो है एलिफेंट है, उनका रिलेशन ह्यूमन से थोड़ा ज्यादा बेटर है। लेकिन हमारे वाले कैसे हैं, शाई हैं, वो जंगलों में रहते हैं। तो जब भी वो अपने एनवायरनमेंट से निकलकर हमारे इसमें आते हैं, तो वो काफी मतलब ये काफी कोरेसिव हो जाते हैं, काफी मतलब परेशानी होती है उनको और हमको भी होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शांत भी होते हैं, तो उसमें से ये भी था, आपका चिलकुम्बन भी नाम था। बेसिकली इसका नाम जो पहले था वो आपका सलीकुम्बन था। ये सब आने वाला नहीं एग्जाम में, बट एक एज अ स्टोरी आपको ये सारी चीजें याद रहती है। तो अभी मैं अगर केरला की बात करता हूँ, तो फेमस जो एलिफेंट रिजर्व है वो आपका वायनाड आपका टाइगर रिजर्व, वो सॉरी एलिफेंट रिजर्व, नीलांबर अनाईमुडी टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व तो बहुत ज्यादा ही फेमस है, क्योंकि यहाँ आपका मतलब टूरिज्म होता है, ये सारी चीजें होता है। और अभी लेटेस्ट में एक डेथ भी हो रखी है टाइगर मतलब कि सॉरी वो एलिफेंट की वजह से, है ना, एक मतलब फॉरेन उसकी विजिटर की, ये हो गया। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, मतलब कि लार्जेस्ट टाइगर वो सॉरी एलिफेंट रिजर्व, तो वो आपको मिलेगा सिंहभूम झारखंड पे, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया। और एलिफेंट कॉरिडोर्स भी बनाए जाते हैं कि ताकि एक एलिफेंट एक जगह से बड़े आराम से चला जाए, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू उनकी डेथ ना हो ये। और अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा आपके टाइगर रिजर्व किस आपके रिजर्व में पाए जाते हैं, तो आपका वो नीलगिरी नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है। और नीलगिरी केवल आपका एक ही स्टेट में नहीं पाया जाता, वो आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक तीनों रीजन में पाया जाता है। और अगर एक स्टेट स्पेसिफिक की बात की जाएगी कि लाइक विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट, देन इट इज अ कर्नाटक। कर्नाटक इज ऑलमोस्ट लाइक 2000 और 6000 एलिफेंट दे हैव एक्चुअली ये। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से इसमें हो रखे हैं,
तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि एक मैंने बांदी लिख रखा है और एक नागरहोल। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है और ये आपका और नागरहोल टाइगर रिजर्व है। लेकिन अगर मैं टाइगर रिजर्व बोलता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि एक जंगल में अगर टाइगर ही पाए जा रहे हैं। टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा है और उनको TX2 के तहत उनको बचाया जा रहा है। टाइगर की पॉपुलेशन हमें डबल करनी है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखी है। तो इसमें हम लोग काफी मतलब अच्छे इसमें लीड कर रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, ये हो गया। और अभी वो वाली न्यूज जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि लाइक कैसे जो हमारी डेमोक्रेसी के साथ या फिर जो हमें इतना बेवकूफ बनाया जाता है इंटरनेशनल लॉ में, वो कैसे है। तो अभी देखिए, अभी एक बहुत ही प्यारा न्यूज आउटलेट हमारा निकाला है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ जिन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, ये आपके श्रीकांत माधव बहुत ही फंडामेंटली इन्होंने डिफाइन किया है कि कैसे जो यूएस ने जो अपने सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया में, जिसकी वजह से कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इंडिया को, है ना, डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। 2022 से पहले पहले इंडिया जो था वो अपना ऑयल इराक से मंगाता था, आपका मतलब क्या कहते हैं ईरान से मंगाता था, इन सब से मंगाता था। लेकिन जब आपका यूएस मतलब कि यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो रशिया से ऑयल ले सके, तो उन्होंने लिया। और 2022 से रशिया जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है। हम लोग को लगता है ना कि नहीं, हम लोग गल्फ एरिया से सबसे ज्यादा तेल मंगाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा तेल मंगाते हैं, क्यों? क्योंकि गल्फ रीजन में हमें तेल देने वाले हमारे साथ इराक भी है, ईरान भी है, ठीक है, यूएई भी है, कतर भी है, इन सबसे मंगाते हैं। तो अगर मैं एक गल्फ रीजन वाइज बोलता हूँ तो सबसे ज्यादा एरिया है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एक स्टेट की बात कर देता हूँ, एक पर्टिकुलर एक कंट्री की बात कर देता हूँ, तो सबसे ज्यादा ऑयल हमारा रशिया से आता है। इस चीज को याद रख लीजिएगा। तो अभी एक टर्म आता है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, तो उसमें आपका सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरान हो गया, ओमान हो गया। तो उसमें आपके ईरान और इराक नहीं है, इतना ये याद रख लीजिएगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो ऑयल क्वालिटी भी होती है। जैसे कुछ ऑयल होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं, खट्टे टेस्ट के नहीं, मतलब कि उनमें जो सल्फर कंटेंट होता है ज्यादा होता है। मान लीजिए कि अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करूंगा तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। तो उसका मतलब है कि ये क्या गया, हमारे एनवायरमेंट के लिए पॉइजनस हो गया। तो हमने इसको एज अ सोर टेस्ट दे दिया। ठीक वैसे अगर मैं अगर स्वीट टेस्ट बोलता हूँ तो उसमें सल्फर की क्वांटिटी कम होती है। तो जो आपका वेस्ट टेक्सास वाला है रीजन, मतलब कि यूएस वाला रीजन है, वहां जो ऑयल निकलता है वो ऑयल थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा स्वीट है, अच्छा है, वहां उसमें सल्फर कंटेंट कम है। तो ये कुछ बेंचमार्क्स है जिनके थ्रू मतलब क्या कहते हैं ऑयल की प्राइसिंग चेक की जाती है, यूज की जाती है। आप उसके थ्रू आप ऑयल ले सकते हो। तो जैसे जो आपका अमेरिका वाला रीजन है वो WTI को फॉलो करते हैं। हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल को करते हैं। जो नॉर्थ सी और आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एक साथ मिलकर मतलब क्या कहते हैं अपने अपने ऑयल के बैरल को सेट करती है कि कितने रुपीस डॉलर आपका, कितने डॉलर आपका बैरल आपका यूज किया जाएगा, ये है ना। उसके साथ साथ आपका दुबई क्रूड बेंच मार्क भी होता है, वो केवल आपका मतलब क्या कहते हैं गल्फ रीजन के लिए वो लोग यूज करते हैं ये। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो ऑयल इंपोर्ट करता है वर्ल्ड में वो इंडिया है, थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट है। और चाइना किस में आता है, वो आपका फर्स्ट उसमें आता है। ठीक है। और मुझे लगता है यूएई जो इट्स स्टिल प्रोड्यूसिंग द ऑयल, वो खुद मतलब क्या कहते हैं कि सेकंड इंपोर्टर में आता है। वो मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहा है ये, लेकिन बस आप इतना जान लीजिए कि अगर कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रांजैक्शन है किसी भी कंट्री से, जो कि खासकर एनर्जी ट्रेड हो रही है, अगर वो रुकेगा तो हमारी सप्लाई चेन रुकेगी, और सप्लाई चेन रुकेगी तो हमें बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि इंडिया में जितनी भी अफोर्डेबिलिटी है वो आपके टोटल फ्यूल पे डिपेंड हो रखी है। तो वो आपकी कॉस्ट को, डायरेक्ट कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ा देता है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज इन सब में बढ़ा देगा, इन सारी चीजों में कर देगा। तो जितने भी ऐसे आपके मतलब ऐसे पॉइंट हो रखे हैं जहां से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, हमें उन्हें कैटर करना है। अभी जैसे मान लीजिए कि अगर रेड सी में डिस्ट्रप्शन हो गया, तो अगर मैं इंडिया का अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, एक सेकंड लगिए, ठीक है। इंडिया का अगर मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ठीक है, अगर जैसे मैं सॉरी वर्ल्ड का अगर मैप दिखाता हूँ, तो हमारे पास चॉइसेस है कि हम अपने रशिया से, या तो आपका इस रीजन से आने, इस रीजन से हम अपना आपका ऑयल इंपोर्ट कर ले, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका मेडिटेरियन से रेड सी से होते हुए कर ले, या फिर हमने अभी एक मतलब एक कॉरिडोर बना रहे हैं, IMF कॉरिडोर बना रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एक डायरेक्ट कॉरिडोर भी बन रहा है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या, हम लोग ज्यादातर जो ऑयल मंगाते हैं वो टैंक से मंगाते हैं, वाटर टैंकर से मंगाते हैं, शिप से मंगाते हैं। तो जो रशिया से जो फॉलो होता है वो ये वाला ट्रेड फॉलो होता है। और अगर मान लीजिए कि अगर ये रशिया, अगर ये रेड सी में अगर कुछ अगर वो होता है, प्रॉब्लम होता है,
तो रशिया के साथ भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ हमें समझना पड़ेगा कि हमें कैसे इन चीजों को लेके जाना है, आगे लेके जाना है। तो कुछ ऐसे रीजन है जिनमें हमें इंडिया को थोड़ा समझना पड़ेगा, हमें अपनी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेंगी, एनर्जी रिसोर्सेज को करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक और एडिटोरियल आया था जिसमें कैसे एनर्जी जो क्राइसिस चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी क्राइसिस जो एक टाइम में बहुत बूम में थी लेकिन अब वो रिड्यूस हो गई है, उसके बारे में भी काफी अच्छे से बताया गया, तो आप वो भी देखिएगा। तो ये आज के कुछ कंटेक्स्ट थे जो मैंने निकाले, मैंने न्यूज़पेपर और भी पढ़ा था, बट मैं यूजली ऐसे लिखता रहता हूँ कि ताकि मेरे को भी रिवाइज होता रहे, जब मुझे लगता है कि अच्छा यार ये चीज है, ये याद करो 21 जून आता है तो मुझे सोलर स्टाइल्स याद आ जाता है, कहीं 22 दिसंबर वर्ड लिखकर आता है तो मुझे, तो सॉरी, समझ सोलर स्टाइल्स याद आ जाता है। तो इस तरीके से मैं लिखता रहता हूँ तो मेरा भी रिवीजन होता रहता है, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। सो बस ऐसे ही हमारा डिवाइस चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।